हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की क्लास यहाँ पर चलने जा रही है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर एंड तक देखना है, हर एक प्रश्न ध्यान से देखना है और उसे बताने का प्रयास करना है। सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला, आप सभी लोगों को एंड तक जुड़ना है, हर एक प्रश्न को बताना है, जिससे कि आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल सके। दोस्तों, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबकी ये क्लास 2 3 4 शायद 4 दिन हो गए ना, हाँ 4 से 5 दिन बाद ये चल रही है। अब आपकी डेली बेसिस पर ये प्रोवाइड की जाएगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। थोड़ा सा वर्क काम ज़्यादा हो गया था, इसीलिए क्लास में आप सबकी नहीं अटेंड कर पा रहा था, मतलब मैं आप सबके लिए क्लास नहीं ला पा रहा था। ठीक है, इसलिए आप सबकी ये क्लास नहीं चल पाई। बाकी आप सबकी आज से क्लास चल रही है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? कौन जो है जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? तो मेरे भाई, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक श्रद्धा, ये तीनों जो है भैया बिल्कुल शामिल है। तो मेरे भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन नंबर आपको क्या चुनना है? सम्यक मुक्ति। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चौथे को, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए और इसे बताने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से आपको बताना है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहां प्राप्त नहीं हुए हैं? मेरे भाई, कहां प्राप्त नहीं हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष? बात करें लोथल की, यहां पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की, यहां पर भी प्राप्त हुए हैं। और रोपड़ की बात करें तो यहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपका लोथल कहां से रिलेट करता है मेरे भाई? लोथल कहां से रिलेट करता है? लोथल आपका रिलेट करता है गुजरात से। कहां से? गुजरात से रिलेट करता है। इसके अवशेष गुजरात में मिले हैं। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद मेरे भाई, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, ये लोथल वहीं से रिलेट करता है। इसके अवशेष, किसके अवशेष? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है लोथल मतलब गुजरात में मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका राजस्थान से रिलेट करता है। इसके अवशेष जो है आप सभी को ध्यान में रखना है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा, यहां पर जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और रोपड़ की बात करें, रोपड़ की यदि बात करें तो ये आपका पंजाब में है और यहाँ पर भी जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो है मनुष्यों के साथ पालतू जानवर, जिसे कुत्ता जो है मनुष्यों के साथ दफनाया गया था, तो ये एक अवशेष ये मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पालतू जानवर भी रखते थे, जैसे कि कुत्ते का अवशेष जो है मनुष्यों के साथ जो है दफनाया गया था। और आपको पता होना चाहिए, कालीबंगा राजस्थान में जूते हुए खेत मिले, ये अवशेष मिले। ये सब काफी कई ईसा पूर्व की बातें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करती हैं, यहाँ सब वो आपको मिलने जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का ये पहला जो प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, इसमें आप सभी लोग नागार्जुन कोंडा को बिल्कुल राइट कर लीजिए। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मुगल काल में सबसे अधिक मनसबदार जो है मेरे भाई किसके शासन काल में थे? औरंगजेब के शासन काल में, अकबर के, या जहांगीर के, या दोस्तों शाहजहां के? तो भैया जी, यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जहांगीर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सबसे अधिक मनसबदार जो है जहांगीर के शासन काल में थे। और बात करें दोस्तों औरंगजेब, इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। औरंगजेब था, इसने जो है राजा तेग बहादुर जी को, जी हाँ, सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दिया था। उसका रीजन क्या था भाई? उसका रीजन ये था कि तेग बहादुर ने किसानों को कहा बिल्कुल निडर रहो, कोई डरने की बात नहीं है। औरंगजेब के द्वारा जो धर्म को लेकर उसकी मनमानी चलती है, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया तेग बहादुर ने, और ना ही और लोगों को करने दिया। तो औरंगजेब को ये डर था भाई, कहीं उसका धार्मिक जो रुझान है, लोगों को जो धमकाया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा, कहीं कम ना हो जाए। इस डर की वजह से उसने क्या किया, उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली में कैदी बना के उनकी
चालाकी के साथ हत्या करवा दी। तो ये चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सन 1675 ईस्वी में इन्होंने हत्या कराई। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया मेरे भाई? सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या राजा राममोहन राय? तो भैया जी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को चुना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म किया राजा राममोहन राय के साथ मिलकर। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो भैया बहुत ही यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ भैया, मैंने आपको इसके बारे में और भी जानकारी दी है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेलवे गाड़ी चली थी, रेल जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। और सन 1854 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद डाक टिकट की सुविधा भी प्रदान की गई। तो ये चीज मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीसरा वाला टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? थोड़ा सा अलग है प्रश्न, आप सभी लोग बताइए। ये बिस्मार्क ये है एक व्यक्ति है, इनको जो है किसके मतलब भारत में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत के बिस्मार्क के रूप में जो है उपाधि दी गई, क्योंकि इनके जो कार्य हैं बिल्कुल बिस्मार्क से साथ मिलते हैं। तो यहां पर मेरे भाई जितने भी लोगों ने बताया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल करेक्ट है भैया। सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि अलीपुर में एक बम विस्फोट हुआ था, ठीक है। उसमें टोटल 34 प्लस 1 इनको जोड़ लीजिए 35 लोग के लिस्ट मतलब नाम सामने आए थे। और अरविंद घोष जो है अलीपुर षड्यंत्र मामले से रिलेट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अलीपुर कहाँ है? ये कलकत्ता के एक स्थान है जहां पर जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि इनके नाम जो है 35 लोगों में आए थे, लेकिन इनके जो वकील थे चितरंजन दास जी, उनकी मदद से जो है इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि और सब लोगों को जो है आप सभी को पता होना चाहिए काला पानी की सजा दी गई, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए काला पानी कितनी खतरनाक सजा है। लेकिन उस सजा से इनको बचाने में इनकी सहायता किसने प्रदान की? चितरंजन दास जो कि इनके वकील थे। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया आप सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा आया था बिल्कुल करेक्ट है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले या सी राजगोपालचारी? मेरे भाई आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक की बात करें भैया, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले काफी लोग बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी हाँ भैया आप गलत हैं। सी राजगोपालचारी जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इल्बर्ट विल भैया, इल्बर्ट विल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट विल की बात करें सन 1884 में जो है ये विल पारित किया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए रिपिन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपिन के शासनकाल के दौरान ये प्रस्तुत किया गया था और इसमें जो है भारत के जो न्यायाधीश थे उनको यूरोपियों के मुकदमे को सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक बार फिर से सुनिए, भारत के न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकदमे को सुनने का अधिकार जो है इसमें दिया गया था। किसमें? इल्बर्ट विल के दौरान। इल्बर्ट विल कब पारित हुआ था? यह 1884 ईस्वी में रिपिन के शासनकाल में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? 1919, 1932, 1937 या 1935? भैया तो मैंने आपको बताया है 24 सितंबर 1932 ईस्वी मेरे भाई। यहां पर बिल्कुल राइट कर लीजिए, 24 सितंबर डेट भी याद रखिए भैया, 24 सितंबर मेरा भी डेट ऑफ बर्थ ही है भाई। चलिए, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं, ऐसा क्या रीजन है भाई? बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है या अधिकांश समय आकाश स्वच्छ रहता है? या भैया जी बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अधिक शीघ्र
अवशोषण करती है या इनमें से कोई नहीं? तो मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें ठंडी होती हैं। इसका रीजन है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है, यही रीजन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के अरे भैया ये तो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से ये प्रश्न आ गया है। चलिए सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या भैया? सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, मैं तो चारों सही करूंगा क्योंकि आपको बताना है क्या सही है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए जिससे कि आप सबकी तैयारी, जब आप हर एक प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय जितने भी लोगों ने बताया है आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ भैया बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है भाई किसके लिए? जहाज तोड़ने का उद्योग, हीरे को काटना या हीरे की पॉलिश के लिए, या समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए? भैया यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्योग के रूप में जाना जाता है? मसाला उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है? सभी लोग बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया। तो यहां पर देखिए मसाला उद्योग के रूप में केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तरांचल, देखिए ये दोनों जो है इन दोनों में कोई एक आपका सही होगा। ये दक्षिण के भाग है। जी हाँ भैया यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर केरल को चुना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए एक जो है बहुत ही महंगी मसाले की श्रेणी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटी इलायची। ये बहुत महंगी किस्म की मसाला है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। केरल में ये आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे, काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये सब मसाले जो है आपको केरल में अधिक मात्रा में मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने भैया, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में जो है, इसे ध्यान से देखिए, तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। इसके खोज के लिए आंध्र प्रदेश, भैया बहुत बड़ी बात है, कौन सी ऐसी खोज है जिसके लिए जो है आंध्र प्रदेश तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है तुमलापल्ली। तो किसकी खोज के लिए? तो भैया यहां पर सबसे बड़ी खोज टंगस्टन खाने के लिए, या सबसे बड़ी खोज यूरेनियम खाने के लिए, या कोयले के लिए, या भैया अभ्रक के लिए? तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत कर दीजिए। इन दोनों में जितने भी लोगों ने यूरेनियम को चुना है, जी हाँ भैया यूरेनियम को जितने भी लोगों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। जिसके कारण जो है आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भैया 5वीं पंचवर्षीय योजना सभी को पहले ध्यान में रखना है, 1974 से लेकर 1979 तक के समय को जो है किसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना माना जाता है? तो यहां पर गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल राइट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो देखिए भैया 8वीं पंचवर्षीय योजना ये तो बिल्कुल सही है, 1992 से 1997, 2007 से 2012 ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। और भैया पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 जिसमें किसानों के ऊपर बहुत बल दिया गया। तो यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना बिल्कुल गलत है, इसका युग्म सही नहीं है। क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना ने अभी आपको बताया सन 1974 से 1979 तक माना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1961 से 1966 दिया गया, इसे सही कर लीजिए भाई। 1974 से 1979 ईस्वी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हस्तक्षेप है, या भाई या अप्रैल 2005 में शुरू किया गया?
तो भैया संबंध में सत्य नहीं है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या आपके सत्य हैं? जी हाँ भैया, ये तीनों के तीनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। लेकिन बात करें यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। नहीं भैया, ये एक केंद्र प्रायोजित मतलब पूरे भारत से रिलेट करता है, केंद्र प्रायोजित योजना है। नहीं, इसको काट देंगे तब सही होगा, लेकिन नहीं अगर कटा नहीं है तो ये गलत है और गलत ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चौथा बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने है SIDBI। ठीक है, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, SIDBI इसका घोतक है स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइंड बैंक ऑफ इंडिया। भैया इसको अगर हम आसान भाषा में कहे तो लघु जी हाँ क्या भैया, लघु डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, डेवलपमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा? लघु विकास बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ भैया, लघु विकास बैंक आप कह सकते हैं। तो मेरे भाई यहां पर जितने भी लोगों ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को चुना है बिल्कुल करेक्ट है, इसका फुल फॉर्म यही होगा भैया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया था, वे 26वें थे या 27वें, 24वें या 25वें? तो भैया जी यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है 25वें, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो भैया यहां पर देखिए, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो मेरे भाई अनुच्छेद 21 की यदि बात करें तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है भैया आयरलैंड से। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, जो कि आपको अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपको विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे भैया यहाँ पर आयरलैंड दिया ही नहीं गया, तो आयरिश मतलब आयरलैंड दोनों बात एक ही है। जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सब एक ही है, वैसे आयरिश या आयरलैंड दोनों बात एक ही है। आयरलैंड यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आयरिश। देखिए यहाँ पर थोड़े से क्रम बदल गए हैं, 1 3 2 4 हो गया, तो इसको 2 नंबर पर समझ लीजिए, यहां पर मैं सही कर दे रहा हूं। चलिए आयरिश को यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल टिक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आयरिश मतलब आयरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत के संविधान के बताइए में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है, अनुच्छेद 14, 15, 16 या 12? तो मेरे भाई भारत के संविधान अनुच्छेद 14 या 15 या 16 या 12, तो अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहला बताया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होता है? तो भैया यहाँ पर जनपद पंचायतें, ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं या जिला परिषदें या अंचल पंचायतें? तो भाई यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर आपका जिला परिषदें, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग बताइए, इस क्लास का आखिरी प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो मेरे भाई यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 11वीं अनुसूची, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक माना जाता है। इसका जो अवधि है, समय अवधि क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज जी हाँ भैया, क्या पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो भाई यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2007 से 2012 तक जो है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, इसका प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। ठीक है,
रानू। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोग यहाँ पर एक एंड तक जितने भी लोग जुड़े रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी लोगों का दिन अच्छा रहे, आप सबसे बस यही प्रार्थना है। दिन का मतलब ये हो गया मेरे भाई, सभी का दिन रोज अच्छा बीते, ये नहीं ये रात है या शाम है, इससे नहीं मतलब है मेरे भाई। आप सभी का रोज अच्छे से तैयारी होता रहे, बस मेरी आपसे मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। और आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के पढ़े, आप लोग अपना पूरा 100% दें, बस उम्मीद यही है कि आप सब लोग एक एक प्रश्न अच्छे से देखे होंगे और उसे बताने का भी प्रयास किया होगा। तो यहाँ पर एंड तक जितने भी लोग जुड़े रहे सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।